डार्क ड्रैगन, बुलाया गया हीरो असल में खलनायक है। अध्याय 21। तो क्या योजना है? आर्लो ने नोहा की तरफ तिरछी नजर डाली, चेहरे पर वही मुस्कान कायम थी। तो क्या योजना है? नोहा ने कुछ नहीं कहा, बस होंठों के किनारे हल्की सी मुस्कान उभरी। क्या तुम अब भी दिखावा करोगे कि तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है, या आज आखिरकार बताने का इरादा है कि तुम असल में करने क्या वाले हो? नोहा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा शांत था, पढ़ पाना मुश्किल। मेरे पास कोई योजना नहीं है, आखिर उसने कहा। आर्लो ने पलकें झपकाईं। रुको, सच में तुम चाहते हो कि मैं इस पर यकीन करूं? नोहा ने सिर हिलाया। मैं बेन से मिलने जा रहा हूं, और उसे मुझे पीटने दूंगा। आर्लो चलते चलते रुक गया। क्या कहा? नोहा हल्के से मुस्कुराया। सुन लिया ना, क्या तुम अपनी बी रैंक की टोकन गंवाना चाहते हो? नोहा चलता रहा। आर्लो जल्दी से बराबरी पर आ गया, उसका चेहरा अब उलझन और दहशत के बीच कहीं था। पूरे स्कूल में तुम्हारी चर्चा हो रही है, तुमने आधा हॉस्टल हरा दिया, डेमियन क्रेल को भून डाला, और अब तुम एक द्वंद्व में जाकर खुद को पिटवाने की सोच रहे हो। लेकिन आखिर में जीत तो मैं ही हूँगा, नोहा ने धीमी आवाज में कहा। आर्लो ने उसे घूरा। हार कर जीतोगे? जीत कर? नोहा हल्की हंसी दबाते हुए बोला। हाँ, मैं पिटूंगा, लेकिन फिर भी जीतूंगा। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर उसके विचार साफ थे। हालांकि उसके पास भी रैंक टोकन था, एक ऐसी गारंटीशुदा शक्ति जो उसे स्कूल के 99% छात्रों से आगे कर देती। इसका मतलब यह नहीं था कि वह यहीं रुक जाए। उसे याद था, 2 दिन पहले सभी गोल्ड और सिल्वर टियर छात्रों को भी स्पेल टोकन दिए गए थे, बिल्कुल शुरुआती रैंक जैसे एफएफएफ रैंक टोकन। इसका मतलब बेन की स्पेल बुक लगभग खाली होगी, बस उसी एफएफएफ रैंक वाले स्पेल के अलावा। नोहा ने चलते चलते मन ही मन गणना की। बेन की असली ताकत उसकी स्किल है, ए रैंक ब्लड आर्मामेंट, वही जिस पर उसे नाज है। लेकिन वह अब भी एफएफएफ रैंक का है, यानी वह अपनी स्किल कुछ सेकंड से ज्यादा चला ही नहीं पाएगा। बस वही तो नोहा को चाहिए था। उसे बस करना यही था कि ब्लड आर्मामेंट का सामना करे, उसे झेले, दबाव आने दो, डर उठने दो, खतरे को करीब आने दो। और अगर वह सही था, ओवरड्राइव बाकी सब कर देगा। उसने आर्लो की ओर देखा। देख लेना, उसने धीरे से कहा। आर्लो ने सांस छोड़ी, सिर हिलाया। तुम या तो जीनियस हो या आत्मघाती, लेकिन मानना पड़ेगा, मुझे देखने का इंतजार है। नोहा ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस नाश्ते की ओर बढ़ता रहा। कैफेटेरिया सुबह की हलचल से गूंज रहा था। नोहा और आर्लो अंदर दाखिल हुए तो हवा में रोटी, शोरबा और मसालों की खुशबू फैली हुई थी। लंबी लंबी मेज़ों की पंक्तियां छात्रों से भरी थीं, जो क्लास शुरू होने से पहले पेट भरने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने स्टोन टियर लाइन से अपनी ट्रे ली, गाढ़े दलिए का कटोरा, सख्त ब्रेड का टुकड़ा और अचार वाली जड़ों की एक छोटी डिश। साधारण, मगर पेट भरने लायक। वे अपने हमेशा वाले कोने के अलग थलग टेबल पर जाकर बैठ गए। आर्लो ने तुरंत खाने में हाथ डाल दिया, झुकते हुए उसका ब्लाइंडफोल्ड थोड़ा खिसक गया। मैं यह नहीं कह रहा कि ये दलिया गीले कागज जैसा स्वाद दे रहा है, वह बड़बड़ाया, लेकिन कोशिश तो यही कर रहा है। नोहा ने उसकी बात अनसुनी की। उसने कुहनी टेबल पर टिकाए और अपना स्टेटस स्क्रीन खोला। नोहा ने सुनहरी स्क्रीन पर नजर दौड़ाई, भौहें सिकुड़ गईं। अब उसके पास 2 स्पेल थे। फायरबॉल भरोसेमंद है, लेकिन फ्लेम स्पार्क लड़ाई में बेकार। मुझे और चाहिए। उसकी नज़र अफिनिटीज पर गई। अंधकार, आग, शून्य, क्षय, भूख। उसने अब तक सोचा भी नहीं था कि ये सब क्या कर सकते हैं। अगर मैं अपनी ही अफिनिटीज का मतलब नहीं जानता, तो भला मैं कैसा मैच हूँ? उसे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। अगर अकादमी उसे नहीं सिखाएगी, तो वह खुद सीखेगा। ज्ञान भी एक हथियार था, और उसे पूरी तरह लैस होना था। उसने स्क्रीन बंद कर दी। तभी बेन स्टैनली उनकी मेज तक आ पहुंचा। उसके साथ थे कार्लोस मिन, फायर और अर्थ ए रैंक फ्लेमकिनन, और एक और पुराना सहपाठी जिसे नोहा पहचानता था। काई, लंबा और चुपचाप खड़ा, उसका ए रैंक पोटेंशियल उतना ही चमकदार और साफ जितना उसकी कोट पर चमकता गोल्ड एम्बलम। बेन की मुस्कान चौड़ी और बनावटी थी, जैसे वह हर सुबह आईने में इसका अभ्यास करता हो। वाह वाह वाह, उसने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि पास की सभी मेजों तक पहुंचे। ये रहा खुद एफएफएफ फेलियर। कार्लोस ने ऐसे हंसी छोड़ी जैसे कोई जबरदस्त मजाक सुन लिया हो, और काई ने भी हल्की मुस्कान दी। आर्लो ने कटोरे से नजर नहीं उठाई। नोहा ने बेन की नजरों का सीधा सामना किया। बेन थोड़ा झुक गया, हाथ टेबल पर टिकाते हुए। हमारी आज की छोटी सी डेट मत भूलना, नोहा। मुझे बुरा लगेगा अगर तुम भाग गए, खासकर तब जब तुम्हारी जेब में वो सुंदर बी रैंक टोकन पड़ा है। उसने टेबल पर 2 बार थपथपाया। हारने की तैयारी कर लो, सबके सामने, शानदार तरीके से। कार्लोस हंस पड़ा। क्या हमें पहले से ही हीलर बुलाना चाहिए? काई मुस्कुराया। शायद पोछा लाना बेहतर रहेगा। नोहा ने हल्की मुस्कान दी। अब भी अपने चमचों से हंसवा रहे हो, बेन? लगता है तुम्हारे अहंकार को भी सहारे की जरूरत है। कार्लोस की हंसी तुरंत थम गई। बेन की मुस्कान हल्की कांपी। फिर उसने नोहा के कंधे पर थोड़ा जोर से थपकी दी। बोलते रहो,
उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं तुम्हारे आखिरी शब्द मज़ेदार हों। फिर वह अपने चेलों के साथ गोल्ड टियर सेक्शन की ओर बढ़ गया। नोहा ने उसे जाते देखा, फिर अपनी प्लेट की ओर झांका। देखते हैं ब्लड आर्मामेंट के 3 सेकंड के बाद भी मुस्कान रह पाती है या नहीं। आर्लो ने आखिर कटोरे से नज़र उठाई, लंबी सांस ली और नोहा को देखा। जानते हो, उसने चम्मच कटोरे से टकराते हुए कहा, भले ही तुम जीत गए, तुम्हें गोल्ड टियर प्रमोशन नहीं मिलने वाला। डार्क ड्रैगन, द समन्ड हीरो एज ए विलन। अध्याय 22, बी रैंक की ताकत। पता है, अर्लो बोला, चम्मच को कटोरे की किनारी से ठोकते हुए, अगर तुम जीत भी गए तो भी तुम्हें गोल्ड टियर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। नोआ उस जगह से नहीं हट रहा था जहां बेन गया था। अर्लो आगे बोला, मैं बस कह रहा हूं, स्कूल को तुम्हारे ड्यूल के किसी समझौते या नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो कुछ भी जीतेगा वो बन होगा अगर उसने तुम्हारा टोकन ले लिया। नोआ आखिरकार उसकी ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ नर्म थी जब उसने कहा, मुझे पता है, पर मेरे लिए ये सिर्फ सट्टा नहीं है। अर्लो ने सिर झुकाया। नोआ की उंगलियां ट्रे के किनारे पर हल्के से लिपटीं। ये बदला लेने की बात है। हर उस बार का बदला जो उसने मुझे धक्का दिया। हर बार जब उसने ये सुनिश्चित किया कि मेरे पास वापसी करने का कोई तरीका न रहे। अब कोई प्रिंसिपल या टीचर या कैमरा नहीं देख रहा। कोई नियम उसे बचाने के लिए नहीं है। वह अर्लो की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ और भी धीमी हुई। मैं उसे अपमानित करने वाला हूँ। उसकी हर एक इज्जत की एक एक परत फाड़ दूंगा। और जब मैं ख़त्म कर लूँगा तो बेन स्टैनली खुद को दर्पण में देखने लायक भी नहीं रहेगा। अर्लो कुछ क्षण खामोश रहा। फिर वह हंसा। ओह, मुझे तुम पसंद आए, उसने कहा। तुम्हें कहने में तो देर लगी। वह अपनी कोहनी पर झुक गया, एक उंगली से टेबल पर ठोकते हुए। लेकिन क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या पकड़े हुए हो? नोआह ने पलका झपकाया। क्या? अर्लो ने अपनी जेब की ओर इशारा किया। बी रैंक टोकन। क्या तुम सच में समझते हो कि उसकी कीमत क्या है? नोआह ने भौं उठा ली पर कुछ नहीं बोला। अर्लो मुस्कुराया। सबसे पहले, भले ही किसी के अंदर हाई पोटेंशियल जाग उठे, इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे कभी पालेंगे। ज़्यादातर जादूगर अपने पूरा जीवन किसी न किसी कारण से 1 या 2 रैंक नीचे फंसे रहते हैं। उसने 3 उंगलियां उठाईं। उदाहरण के लिए, ज़्यादातर एफएफएफ रैंक जादूगर, उनकी मना क्षमता और नियंत्रण भी एफएफएफ ही होता है। यानी वे केवल घटिया स्तरीय जादू ही चला पाते हैं। नोआह चुप रहा, आंखें थोड़ा संकुचित हो गईं। तुम और डेमियन क्रेल, अर्लो आगे बोला, तुम दोनों दुर्लभ हो, तुम दोनों अजीब हो। वह एफएफएफ रैंक होते हुए भी ए रैंक के जादू चला सकता है। ये बहुत बड़ा है। वह सीटी बजाया, ऐसे किसी को, जैसे वह है, प्लेसमेंट परीक्षाओं के आते ही वह गोल्ड टियर छूने की राह पर होगा। नोआह ने हल्का सा भौं चढ़ाया। इतना आसान? अर्लो हंसा। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जितना ऊपर जाओगे, ऐसी चीज़ें उतनी ही मायने रखती हैं। क्या तुम जानते हो कि पूरे साम्राज्य में शायद ही कुछ एस रैंक जादूगर हैं? एस रैंक पोटेंशियल वाले बहुत से जादूगर भी वास्तविकता में उस स्तर तक कम ही पहुंच पाते हैं। और जब वे पहुंचते हैं तो वे गिने चुने होते हैं। उसने एक उंगली उठाई। राजा, एस रैंक। हाइमेगस एड्रिक, वो भी एस रैंक। प्रिंसिपल केल, वह सिर हिलाया। सिर्फ ए रैंक। और ज़्यादातर टीचर, सी रैंक। प्रोफेसर सिसिलिया स्कूल के 3 बी रैंक टीचर्स में से एक हैं। अगर वह अपनी स्थिति में न होती तो रॉयल एकेडमी में उनकी रैंक और भी ऊंची होती। वह आगे झुका। यहाँ तक कि गैल्ड्रिन अपनी अहंकार के बावजूद सी रैंक का जादूगर है जो कई सालों से उसी स्तर पर अटका हुआ है। जिस बात की वजह से उसे राजसी व्यवहार मिलता है वो ये कि वह अपने लेवल पर बी रैंक का जादू चला सकता है। नोआह ज्यों के त्यों बैठा, हर शब्द को ग्रहण करते हुए। एक बी रैंक जादू, अर्लो ने जारी रखा, ऐसी चीज़ है जिसके लिए मामूली कुलीन घर सचमुच हत्या तक कर देंगे। उसकी कीमत किसी 3 कस्बों को दिवालिया कर देने के बराबर हो सकती है। वह मुस्कुराया। और तुमने अभी अभी एक कमाया। जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। नोआह धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला और टोकन निकाल लिया। वह इसे ताकते रहा। ये छोटी सी चीज़ मुझे मरवा सकती है। अर्लो की आवाज़ थोड़ी गंभीर हो गई। और हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे पास वह मना क्षमता और मैजिक नियंत्रण है जो उस बी रैंक जादू को इस्तेमाल करने के लायक है। नोआह बिना कुछ कहे अर्लो को घूरने लगा। अर्लो ने फिर सीटी बजाई। अगर तुम वह जादू सीख गए तो ये तुम्हें वह बना देगी एफएफएफ रैंक का जादूगर जो कुछ सेकंड के लिए बी रैंक जादूगर से लड़ सकता है। और शायद सी रैंक जादूगर के साथ आधा मिनट तक भी टिक सकता है। पर उसने जोड़ा, उनके पास और भी जादू होंगे। और भी स्किल्स। उनके शरीर ज़्यादा मजबूत होंगे। असल में रैंक वही दिखाता है। वे तुम्हें वैसे भी बर्बाद कर देंगे। वह अपनी पंगु बैंड ब्लाइंडफोल्ड के किनारे पर थपकी मारता रहा। तुम एक अजीब हो, नोआह। वह तरह का अजीब जो होना ही नहीं चाहिए। नोआह की जीभ सूखी थी। वह टोकन की ओर झुककर देखने लगा। अब उसे समझ आ गया। अब सब सही बैठ रहा था। यही कारण था कि वह सेकंड ईयर आया था। यही कारण था कि लियो ने सज़ा की परवाह किए बिना उसे चुराने का जोखिम उठाया था।
और भी आएंगे, लियो से ज़्यादा ताकतवर आएंगे। एकमात्र कारण कि अभी तक उस पर टूट पड़ा नहीं गया था। वह नियम था जो अलग अलग सालों के छात्रों के बीच लड़ाई पर रोक लगाता था। पर वह नियम हमेशा उसकी रक्षा नहीं करेगा। उसने टोकन पर अपनी उंगलियां कस लीं। मुझे इसे बदलवाना होगा आज, रात होने से पहले। वह अर्लो की ओर देखा। मैं कोई चांस नहीं लेने वाला, वह बोला। अर्लो ने सिर हिलाया। समझदारी है। नोआह ने टोकन फिर से जेब में रखा, आंखों में आग लेकर। वह बेंच पर पीछे झुका, धीरे धीरे चबाते हुए अपनी स्टेटस स्क्रीन फिर से खोल ली। अपने स्टैट्स देखने के लिए नहीं, बस अपने दिमाग को साफ करने के लिए। उसके पास पूरा दिन था। बहुत कुछ करना बाकी था। उसकी कक्षाएं थीं, व्यवहारिक जादू और एन्चांटमेंट्स। महल से अकादमी तक जो गाड़ी जैसी रथ आई थी, उसे देखकर अब वह एन्चांटमेंट्स के बारे में सीखने के लिए उत्सुक था। फिर वे काम जो उसे कक्षाओं के बाद करने थे। पहला ड्यूल था। वह बेन स्टैनली से लड़ेगा और उम्मीद थी कि उस लड़ाई का माहौल उसकी ओवरड्राइव को ट्रिगर कर देगा। यही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इस दुनिया के असली राक्षसों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का एक ही रास्ता था, ऊंची रैंक का स्किल। पसंदनुसार कोई ऐसा स्किल जो उनकी तानों को हमेशा के लिए मिटा दे। दूसरा, उसे बी रैंक स्पेल टोकन बदलवाना था। अब यह वैकल्पिक नहीं रहा। वह रात की उसी घटना की कोई पुनरावृत्ति अफोर्ड नहीं कर सकता था। तीसरा, प्रोफेसर सिसिलिया। उसने सिर हिलाया। यह अभी भी उसे हैरान करता था। स्टोन टी मैजिकल थ्योरी की टीचर कैंपस के 4 सबसे ताकतवर लोगों में से एक थी। उस मुलाकात के लिए वह खुश नहीं था, पर वह जाएगा। वह हमेशा उसकी तरफ जो कुछ भी आया, उसका सामना करता था, चाहे वह सज़ा ही क्यों ना हो। नोआह ने खाना खत्म कर अपनी स्क्रीन बंद की। चलो, उसने कहा। अर्लो ने खिंचाव लिया, फिर अपना बैग पकड़ा। प्रैक्टिकल मैजिक का समय। हाँ यार, मैं इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। वे कैंटीन से निकले और उस क्लासरूम की ओर बढ़े जहां लेक्चर होगा। चलते हुए अर्लो बात कर रहा था। प्रैक्टिकल मैजिक हमारे जैसे युवा जादूगरों के लिए सबसे बढ़िया क्लास है। ये सब रिचुअल्स के बारे में है, पता है न, हीरो समनिंग और बीस्ट बाइंडिंग जैसी चीज़ें जिन्होंने हमें हमारी अफिनिटी दी। नोआह सुनता रहा। अर्लो ने अपनी पट्टी संभाली। पर असली कारण यह है कि रिचुअल्स ही हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं। यही वह चीज़ है जो हमें एफएफएफ से एफएफ तक ले जाती है। एफएफ से एफ तक, एक एक कदम। नोआह ने भौं चढ़ाए। क्या यही क्लास का मकसद है? रैंक बढ़ना? कुछ हद तक, अर्लो ने कहा। यह हमें रिचुअल्स के बारे में बताता है जो हमारी अपनी उन्नति रिचुअल्स में मदद करेंगे। यहाँ जो ज्ञान विद्यार्थी सीखते हैं, वह उन्हें तब भी मदद करेगा जब वे ऊंचे रैंकों पर पहुंचेंगे। लोग सोचते हैं कि प्लेसमेंट परीक्षाएं ज़्यादातर टियर के बीच प्रमोशन के लिए हैं, पर यह सिर्फ आधी बात है। उन परीक्षाओं के बाद स्कूल हम सबको रैंक करता है। जिस रैंक में तुम आएंगे, उसके आधार पर वे तुम्हारी उन्नति रिचुअल का कुछ प्रतिशत फंड कर देंगे। वह 3 उंगलियां उठाया। ऊंचे छात्रों को ज़्यादा मिलता है, कमजोरों को, उन्हें शायद 10% ही कवर मिलेगा। वह मुस्कुराया। बाकी तुम्हें खुद ढूंढना होगा। सामग्री, कैटालिस्ट, सब कुछ। इसीलिए संसाधनों का जमा खर्च इतना बड़ा मुद्दा है। नोआह का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तो अगर मैं ऊंचा उठना चाहता हूं, तो मुझे रैंकिंग में ऊपर होना होगा, वरना मैं कुतर फाड़ रहा रहूंगा जबकि कुलीनों को सब कुछ थमाया जाएगा। वह उस इमारत की ओर देख रहा था जहां उनकी अगली कक्षा शुरू होने वाली थी। प्रैक्टिकल मैजिक, अगर यही रूट था रैंक बढ़ाने का, तो वह इसे पूरी तरह से मास्टर कर लेगा। एक कदम एक बार में वह खुद को ऊपर बनाएगा और उन सबको अपने जूतों के नीचे छोड़ देगा। डार्क ड्रैगन, बुलाया गया हीरो असल में खलनायक है। अध्याय 23, उन्हें देखने दो। नोआह प्रैक्टिकल मैजिक के लेक्चर हॉल से बाहर निकला। ऊपर आसमान से धूप चमक रही थी। सुबह की पत्तियों और सूखी मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। अनुष्ठान, रिचुअल्स, वह जानता था कि वे ज़रूरी हैं। ये भी जानता था कि एफएफएफ से एफएफ और उससे ऊपर जाने का एकमात्र तरीका वही थे। लेकिन जो वह नहीं जानता था, जिसका जिक्र न तो किसी समनिंग भाषण में हुआ था और न ही छात्रों की ब्रीफिंग्स में, वह ये था कि वे कितने जटिल हैं। ये बस इतना आसान नहीं था कि जादू चलाओ और मजबूत हो जाओ। आरोहण अनुष्ठान, असेंशन रिचुअल्स, एक जादूगर को एक रैंक से अगले तक धकेलने के लिए। एनहांसमेंट अनुष्ठान, एनहांसमेंट रिचुअल्स, अस्थायी या स्थायी रूप से शक्ति, फुर्ती जैसी विशेषताओं को बढ़ाने के लिए। और भी दुर्लभ और बेहिसाब महंगे कन्वर्जन अनुष्ठान, कन्वर्शन रिचुअल्स, जो किसी की मैजिक कोर की तत्वीय प्रकृति को बदल सकते थे या उसमें नए तत्व जोड़ सकते थे। हर अनुष्ठान की अपनी सामग्री, अपनी शर्तें, अपनी समय सीमा होती थी, कभी कभी तो वातावरण पर भी निर्भरता। और ये तो बस शुरुआत थी। वे बेहद महंगे थे। जितना शक्तिशाली अनुष्ठान, उतनी ही दुर्लभ सामग्री। कभी कभी तो घटक केवल दुर्लभ ही नहीं, बल्कि लगभग पौराणिक होते। क्रिस्टलाइज्ड मूनलाइट के टुकड़े, ड्रीम सरपेंट्स की चमड़ी, उन जानवरों का खून जो सिर्फ ग्रहण के दौरान दिखाई देते।
नोआह ने अपनी कनपटी मस ली। सिर्फ आने और मजबूत बनने की उम्मीद थी। सब गलत निकला। अब उसे समझ आ रहा था कि आगे बढ़ने के रास्ते में कितनी विशेषाधिकार छिपे हुए थे। कितने रईस बच्चों के पास पहले से ही खजाने होंगे जिनमें ये सारी सामग्री पड़ी होंगी, बस उनके इस्तेमाल का इंतजार करती हुई। और फिर वह शब्द मोनोलिथ क्लास के दौरान कम से कम 3 बार आया, ऐसे जैसे ये कोई आम सी चीज़ हो, जैसे उसके पुराने संसार में शॉपिंग मॉल। वह समझ गया। प्रोफेसर ने कहा था कुछ अनुष्ठान सामग्री मोनोलिथ से भी मिल सकती हैं, बशर्ते आपके पास उन्हें साफ करने की ताकत हो। मतलब साफ था। मोनोलिथ असल में डंगोन थे, जगह जहां जादुई जीव और खतरनाक जाल भरे हों, जहां छात्र शिकार करने, खुद को परखने और संसाधन इकट्ठे करने जाते। कभी अकेले, कभी समूह में, हमेशा जान जोखिम में डालकर। लेकिन जोखिम के साथ इनाम भी आता था, और अगर मोनोलिथ में उसके आरोहण के लिए सामग्री मिल सकती है तो उसे वहां जाना ही होगा। न कोई कुलीन परिवार उसका सहारा था, न कोई नेटवर्क। उसके पास बस उसकी ताकत, उसकी बुद्धि और उसकी अटल इच्छा थी सबसे ऊपर चढ़ने की। अकादमी के प्रांगण से गुजरते हुए उसकी नज़र पेड़ों के पार दूर दराज पहाड़ों पर गई। अगर मोनोलिथ वही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो वहीं मुझे आगे का रास्ता मिलेगा। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं, एक एक अनुष्ठान करके, एक एक दानव को हराकर, जब तक कि कोई रैंक या बाधा मुझे रोक ना पाए। तभी एक आवाज़ ने उसके विचार तोड़े। अरे आर्लो उसके पास आकर बोला, एन्चेंटमेंट्स क्लास शुरू होने से पहले थोड़ा वक्त है। दोनों बिल्डिंग पास ही हैं, कैफेटेरिया भी, स्नैक खाना है। नोआह ने पलक झपकाए। स्नैक? यहाँ स्नैक भी मिलता है? आर्लो हंसा, अपनी आंखों पर बंधी पट्टी चीक करते हुए। हाँ, बस मुफ्त नहीं। हमारे स्टोन टियर नामप्लेट में कवर नहीं है, पैसे देने होंगे। नोआह ने सहज ही अपनी जेब में रखी सोने की थैली छुई, वही जो उसने डेमियन क्रेल से ली थी। वह सोच में पड़ गया। शायद वह खर्च कर सकता था, स्नैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उसे याद आया, उसे अभी अनुष्ठान की सामग्री की कीमत तक नहीं पता। ये सोना कितने समय तक चलाना होगा, ये भी नहीं। आर्लो ने उसकी झिझक भांप ली और मुस्कुराया। चिंता मत कर, मेरी तरफ से। नोआह ने उसे देखा। तुम्हें इतना दानवीर नहीं समझा था। मैं हूं भी नहीं। आर्लो ने आंख मारी। बस ये जानना चाहता हूं कि कितनी पेस्ट्रीज खिला दूं ताकि तुम अपने राज उगल दो। नोआह ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वे कैफेटेरिया की ओर बढ़े। छात्र अभी भी इधर उधर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर घुसे, हवा में हलचल दौड़ गई। सबकी नज़रें उन पर टिक गईं। फुसफुसाहटें हर तरफ गूंजने लगीं। वो रहा वही लड़का। हाँ, वही है जो आज बेन से लड़ेगा। नोआह वेब? ना, वही एफएफएफ रैंक और फायरबॉल वाला। सुना है उसने बी रैंक स्पेल टोकन जीत लिया। और मैंने सुना वो डेमियन क्रेल को हरा चुका है, उसे भून डाला। सच में? मैंने तो सुना बारबेक्यू बना दिया। 10 सिल्वर की शर्त है कि बेन जीत जाएगा। ए रैंक कोई मजाक नहीं। पागल हो क्या? एफएफएफ रैंक कितनी देर ए रैंक स्किल चला पाएगा? शर्त लगाता हूं मैं। नोआह और आर्लो सीधे स्नैक लाइन में खड़े हो गए। आर्लो मुस्कराते हुए बोला, तो कैसा लग रहा है? ये सब नज़रें, ये अफवाहें, तुम्हारी नई पॉपुलैरिटी। नोआह ने कंधे उचकाए। देखने दो। सच में? हाँ, मैं चाहता हूं कि वे खुद अपनी आंखों से देखें कि क्या होता है जब स्टोन टियर का कोई झुकने से इनकार करता है। आर्लो ने धीरे से सिर हिलाया। ये या तो बहुत महान सोच है, या थोड़ी सनक। नोआह हंस पड़ा। शायद दोनों। लाइन तक पहुंचकर आर्लो ने बिना झिझक भुगतान किया। 2 गर्मागर्म मांस भरे बंस और 2 ठंडी फलों की बोतलें खरीदीं। दोनों अपनी पुरानी खिड़की वाली मेज पर जा बैठे, कोने में, शांति से, गोल्ड और सिल्वर सेक्शन की महंगी जगहों से दूर। नोआह ने एक बाइट लिया। मसालेदार, गरम और उम्मीद से कहीं बेहतर। मानना पड़ेगा, आर्लो ने मुंह भरे कहा, स्नैक्स सोने के काबिल हैं। नोआह ने हल्की आवाज़ में सहमति जताई, लेकिन फुसफुसाहटें अभी भी चल रही थीं। कई छात्र अब भी चुपके से उन्हें देख रहे थे, कभी कौतूहल से, कभी संदेह से, कभी सम्मान से। अगली क्लास शुरू होने में 20 मिनट थे, और उस द्वंद्वयुद्ध में कई घंटे बाकी थे जिसे अकादमी का 1/3 हिस्सा देखने वाला था। नोआह कुर्सी पर पीछे झुक गया। वह चाहता था कि वे सब वहां हों, सब के सब, ताकि वे देख सकें, गवाह बने। जब नीचे से उठने वाले चढ़ना शुरू करें, तो दुनिया को भी दिखे। डार्क ड्रैगन, बुलाया गया हीरो है खलनायक। अध्याय 24, जादुई अभिमंत्रण, एन्चांटमेंट्स। नोआह अपने बचे हुए कुछ मीट बन में से एक का कौर ले ही रहा था कि तभी आर्लो अपनी फ्लास्क से घूंट भरते हुए अचानक बोला, तो डेमियन की थैली से तुम्हें कितने गोल्ड कॉइन मिले? नोआह ने पलकें झपकाईं, धीरे धीरे चबाते हुए बोला, 20। उसने अपनी कोट की जेब से एक सिक्का निकाला और उसे कैफेटेरिया की खिड़की से आती रोशनी में उठाकर देखा। वह जितना दिखता था उससे ज़्यादा भारी था, पृथ्वी के सिक्कों से थोड़ा बड़ा और बीच में चौकोर छेद बना हुआ। पर नज़र खींचने वाली बात यह थी कि सिक्का हल्की चमक छोड़ रहा था। उसकी सतह पर सुनहरी रोशनी की महीन धारियां मकड़ी के जाले जैसी बुनावट में बह रही थीं। आर्लो ने नाक से हंसी छोड़ी।
समझ ही गया था, उसने पूरी मंजिल को ठगने की कोशिश की। नोआह ने सिक्के को पलटते हुए पूछा, कैसे? 20 गोल्ड कॉइन। आर्लो मुस्कुराया, ये तो मुश्किल से एक एफटीएस स्पेल के बराबर है। साधारण वाले, जैसे लाइट ऑर्ब, वो करीब 25 गोल्ड कॉइन के आते हैं। और अगर कोई दुर्लभ एफटीएस स्पेल हो जो ज़्यादा उपयोगी या युद्ध में काम आए तो उसकी कीमत 40 तक पहुंच सकती है। नोआह ने भौं उठाए, तो ये सस्ता है या महंगा? बहुत महंगा, आर्लो बोला। ज़्यादातर लोग कभी एफ रैंक से ऊपर नहीं चढ़ पाते, तो उनके लिए एफटीएस स्पेल ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और स्पेल पार्चमेंट बनाना आसान काम नहीं, इसी वजह से लोग इसके लिए जान तक ले लेते हैं। नोआह ने सिक्के की तरफ फिर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। आर्लो झुककर धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हारे पास जो भी रैंक स्पेल टोकन है, अगर तुम कभी ये सीख गए कि उस स्पेल को स्पेल पार्चमेंट पर कॉपी करके बेचना कैसे है, उसने सीटी बजाई, तो तुम कम से कम 5 लाख गोल्ड कॉइन कमा सकते हो। और अगर स्पेल दुर्लभ हुआ तो और भी ज़्यादा। नोआह चौंक गया, 500,000। आर्लो ने सिर हिलाया, आराम से, इतना कि राजधानी में एक हवेली खरीद लो और फिर कभी चिंता न करनी पड़े। तुम जिंदगी भर के लिए सेट हो जाओगे। ज़्यादातर मैच तो अपना दायां हाथ देने को तैयार होंगे सिर्फ एक बी रैंक स्पेल कास्ट करने के लिए। नोआह ने अपनी थैली की तरफ देखा, अब उस टोकन की असली कीमत पहले से कहीं ज़्यादा समझ में आ रही थी। आर्लो ने पूछा, रुको, क्या तुम्हें यहाँ के सिक्कों की व्यवस्था के बारे में कुछ पता भी है? नोआह ने सिर हिलाया, नहीं, बस इतना कि सब कुछ बहुत महंगा लगता है। असल में कैमेलॉट में सिर्फ 2 तरह के सिक्के हैं। आर्लो ने मेज़ पर उंगलियां थपथपाते हुए समझाया, ब्रॉन्ज और गोल्ड। एक गोल्ड कॉइन इक्वल 100 ब्रॉन्ज कॉइन। बस, हाँ, न कोई सिल्वर, न कोई और धातु, सिर्फ 2। लेकिन ये सिक्के जादुई अभिमंत्रण एन्चांटमेंट से बने हैं। आर्लो मुस्कुराया और हाथ फैलाया, मुझे वो सिक्का दो, तुम्हें कुछ मज़ेदार दिखाना है। नोआह थोड़ी देर झिझका, फिर सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। आर्लो ने उसे उंगलियों में पकड़ा। ध्यान से देखना, एक तेज चटक की आवाज़ हुई और उसने गोल्ड कॉइन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। नोआह चौंककर सीधा बैठ गया, लेकिन अगले ही पल देखा कि दोनों आधे हिस्से चमकते हुए बदलकर 2 नए ब्रॉन्ज कॉइन बन गए। उन पर 50 खुदा हुआ था। हर गोल्ड कॉइन के भीतर सचमुच 100 ब्रॉन्ज कॉइन होते हैं। आर्लो बोला, ये सब शाही खजाने की एन्चेंटमेंट का हिस्सा है। उसने 50 वाले सिक्के को चटकाया, वह बदलकर 2 25 ब्रॉन्ज कॉइन बन गया। फिर एक 25 को तोड़ा, मंद रोशनी फैली और 25 छोटे ब्रॉन्ज कॉइन खनकते हुए मेज़ पर एक ढेर में आ गिरे। नोआह ने एक उठाया, ये कैसी जादूगरी है, कैमेलॉट की सबसे उन्नत एन्चेंटमेंट्स में से एक। आर्लो गर्व से बोला, शाही खजाने के अलावा कोई इसे दोबारा नहीं बना पाया। एन्चेंटमेंट्स बनाना वैसे भी बहुत कठिन है, खासकर वो जो दूसरी एन्चेंटमेंट्स के साथ क्रिया करती हों। नोआह झुककर छोटे सिक्कों को इकट्ठा करने लगा और उन्हें एक दूसरे पर रखा। वे चमक उठे और फिर से एक 25 ब्रॉन्ज कॉइन में बदल गए। उसने दूसरा 25 उठाकर दोनों को मिलाया। शश, वे मिलकर फिर से 50 बन गए। उसने 2 50 मिलाए और उसकी हथेली में सुनहरी चमक लौट आई। वह फिर से एक गोल्ड कॉइन पकड़ रहा था। 25 गोल्ड कॉइन तक को मिलाकर एक 25 गोल्ड कॉइन बनाया जा सकता है। आर्लो ने जोड़ा, और ये प्रक्रिया 100 गोल्ड कॉइन तक चलती है। वही सबसे बड़ा मूल्य वर्ग है। नोआह उस सिक्के को देखता रह गया, उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे अभी एन्चेंटमेंट्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन अगर मुद्रा करेंसी में ये ताक छुपी है तो इस राज्य में और क्या क्या रहस्य छिपे होंगे। इन्हीं विचारों के साथ दोनों ने नाश्ता खत्म किया और कैफेटेरिया से निकल गए। नोआह बिना सोचे चलता रहा, उसका दिमाग अब भी कैमेलॉट की इस जादुई मुद्रा के रहस्य में उलझा हुआ था। आर्लो उसके साथ साथ चल रहा था, आखिरी मीट बन चबाते हुए। दोनों स्कूल परिसर के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़े, जहां एन्चेंटमेंट विभाग स्थित था। बाकी लेक्चर हॉल्स की तुलना में एन्चेंटमेंट का कक्ष छोटा और पुराना था। दीवारों पर लंबी अलमारियां थीं जिनमें स्क्रॉल, औजार और अजीब वस्तुएं भरी हुई थीं। ये जगह कक्षा से ज्यादा किसी विद्वान की प्रयोगशाला जैसी लग रही थी। सामने खड़े थे एक बुजुर्ग व्यक्ति, पतले सफ़ेद बाल, नुकीली गाल की हड्डियां और गहरे भूरे वस्त्र जिनमें चांदी की कढ़ाई की गई थी। उनकी नज़रें कक्षा में प्रवेश करते हर छात्र पर घूमी, होठों के कोने नीचे की ओर झुके हुए मानो हर सांस उन्हें खल रही हो। नोआह और आर्लो चुपचाप बीच वाली सीट पर बैठ गए। उन्होंने अपनी थैलियों से स्क्रॉल, स्याही की बोतल और पंख कलम निकाले। धीरे धीरे पूरी कक्षा भी ऐसा ही करने लगी और वातावरण में सन्नाटा छा गया। जैसे ही घड़ी ने घंटा बजाया, बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। स्वागत है। उसकी आवाज़ भारी और कटी छटी थी। मैं हूँ प्रोफेसर हेलरिक, ये है एन्चेंटमेंट का परिचयात्मक कोर्स। वह रुके, उनकी आंखें कक्षा पर दोबारा घूमी, मानो हर चेहरे को दिमाग में दर्ज कर रहे हों। फिर कठोर स्वर में बोले, अगर तुम यहाँ इसलिए आए हो कि यह विषय आसान होगा तो तुम पहले ही मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। डार्क ड्रैगन, बुलाया गया हीरो है असली विलेन। अध्याय 25, दिमागी खेल।
अगर तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है यह आसान होगा, तो तुम पहले ही मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। इतना कहकर प्रोफेसर हॉलरिक पलटे और चौक का एक टुकड़ा उठा लिया। बाकी शिक्षकों की तरह उन्होंने कोई जादू का प्रयोग नहीं किया, न तो हवा में तैरते शब्द, न चमकते आरेख, बस एक सफ़ेद चौक का धूल भरे ब्लैकबोर्ड पर रगड़ने की आवाज़। उन्होंने सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, एन्चांटमेंट, मंत्र स्थापन। फिर पीछे मुड़े। ACHANTMENT यानी मंत्र स्थापन वे जादुई सूत्र होते हैं जिन्हें भौतिक वस्तुओं के भीतर अंकित किया जाता है। उन्होंने समझाना शुरू किया, ये सक्रिय होने पर प्रभाव पैदा करते हैं और ऊर्जा पाते हैं, या तो वातावरण में फैली हुई मना, जादुई शक्ति से, या सीधे उपयोगकर्ता की मना से। वह रुके। तुम हर रोज़ एन्चांटमेंट्स अपने साथ रखते हो। जिन सिक्कों से तुम खर्च करते हो वे मंत्रित हैं। तुम्हारे सिर के ऊपर लटकता लालटेन मंत्रित है। तुम्हारे स्पेल टोकन, यहाँ तक कि वे लिफ्टें जो तुम्हें इमारत की मंजिलों पर ले जाती हैं, सब एन्चांटमेंट से चलते हैं। यही कारण है कि जादू बिना जादूगर की मौजूदगी के भी स्थायी रह सकता है। नोआह धीरे से सिर हिलाता रहा। अब तक सब वही था जो आर्लो ने उसे पहले दिखाया था। लेकिन हॉलरिक ने आगे कहा, स्पेलक्राफ्ट, जादू उच्चारण से अलग, एन्चांटमेंट का काम उस पल में मना को आकार देना नहीं है। ये है दूरदृष्टि, डिज़ाइन, गणना। उन्होंने फिर से बोर्ड पर लिखना शुरू किया, चिन्ह और समीकरण जो स्पेलकास्टिंग, जादू करने में इस्तेमाल होने वाले रूनों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। जब किसी वस्तु को मंत्रित किया जाता है तो तुम्हें उसके पदार्थ, आकार, संरचना, इच्छित प्रभाव, अपेक्षित अवधि, सक्रिय करने का तरीका, शक्ति का स्रोत और सैकड़ों बारीक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तभी जाकर तुम पहला सूत्र अंकित करना शुरू कर सकते हो। उन्होंने हाथ झाड़ते हुए बोर्ड से दूरी बनाई। इसीलिए तुम में से अधिकतर इस कक्षा में असफल होंगे। कुछ विद्यार्थी अपनी सीट पर सख्त हो गए। एन्चांटमेंट धीमा है, उबाऊ है, एक सही अरे पूरा करने में महीनों लग जाते हैं, और तुम में से ज़्यादातर यहाँ लड़ाई करने आए हो, जादू फेंकने और कौशल जगाने। एन्चांटर्स युद्धभूमि पर चमकते नहीं। उन्होंने हाथ पीछे बांध लिए। लेकिन अगर तुम रुके रहे, अगर समर्पित रहे, तो यह विद्या तुम्हें वह इनाम देगी जो युद्ध जादू कभी नहीं दे सकता। उन्होंने उदाहरण दिए, ऐसे हथियार जो आदेश पर जल उठें, ऐसी अंगूठियाँ जो धारक की रक्षा करें, ऐसे स्क्रॉल जो पूरे मंत्र को भविष्य के लिए संचित रख सकें, यहाँ तक कि ऐसा कवच जो कुछ सेकंड के लिए पहनने वाले की गति और ताकत बढ़ा दे। एन्चांटर्स भविष्य गढ़ते हैं, उन्होंने कहा। वे औजार रचते हैं जिन पर योद्धा और रईस निर्भर रहते हैं। वे इस्पात, पत्थर और मंत्र लिपि में विरासत छोड़ जाते हैं। नोआह बिना पलक झपकाए बोर्ड की ओर देखता हुआ तेजी से नोट्स लिखता रहा। उसे नहीं पता था कि वह एन्चांटर का मार्ग चुनेगा या नहीं। उसे नहीं पता था कि उसमें महीनों तक बिना परिणाम देखे काम करने का धैर्य है या नहीं। लेकिन वह सीखने के लिए तैयार था। कक्षा के खत्म होते ही बेंचों के खिसकने और थके-हारे विद्यार्थियों के बाहर निकलने की आवाज़ें गूंज उठीं। नोआह आर्लो के साथ बाहर निकला, उसका सिर मानो फटने वाला था। सूत्र, सिद्धांत, गणनाएं सब उसके दिमाग में धुंधले पड़ गए। जितनी उसकी रुचि इस दुनिया को सीखने में थी, एन्चांटमेंट शायद उससे परे था। ये बहुत धीमा था, बहुत सटीक, बहुत तकनीकी। हॉलरिक ने कहा था कि उनमें से अधिकांश इस सेमेस्टर के बाद वापस नहीं आएंगे, और नोआह इससे सहमत हुए बिना नहीं रह सका। वह अपना समय ऐसी चीज़ पर बर्बाद नहीं करेगा जो उसके लिए बनी ही नहीं। धूप में बाहर निकलते ही आर्लो ने जम्हाई लेते हुए हाथ फैलाए। तो उसने सहज स्वर में पूछा, क्या अब हम एरेना चल रहे हैं? तुम्हारे द्वंद्व का समय हो गया है। नोआह हंसा, गले से निकली एक धीमी आवाज़। द्वंद्व पहले ही शुरू हो चुका है। आर्लो पलकें झपकाया। क्या? नोआह मुस्कुराया। द्वंद्व आज सुबह ही शुरू हो गया था, जब बेन हमारे टेबल पर आया था मुझे लड़ाई से पहले परेशान करने। अब मैं भी वही करूँगा। आर्लो ने भान उठाए। कैसे? मैं खाना खाऊंगा। नोआह ने अपना पेट थपथपाया। एक बढ़िया, भरपूर लंच। जब तक वह एरेना में बैठा मेरा इंतज़ार करेगा, सोचता रहेगा मैं क्यों देर कर रहा हूँ। उसे सड़ने दो, उसे चिढ़ने दो। जब तक मैं पहुँचूंगा, वह इतना खींच चुका होगा कि गलती करेगा। आर्लो हंस पड़ा। ये तो चालाकी है। नोआह बस मुस्कुराता रहा। वे जल्दी से कैफेटेरिया पहुँचे। भीड़ पहले से कम थी, जो समय के हिसाब से अजीब था। ज़्यादातर पहले वर्ष के छात्र गायब थे। आर्लो ने चारों ओर देखा। लगता है सब पहले ही एरेना पहुँच चुके हैं, शायद अच्छी सीट लेने के लिए। नोआह ने चुपचाप सिर हिलाया, खाना उठाया और आर्लो के साथ अपनी मेज़ की ओर बढ़ा। लेकिन बैठने से पहले ही 3 स्टोनटियर छात्र उनके सामने आ खड़े हुए। नोआह ने उन्हें पहचान लिया। वही थे जो पिछली रात डेमियन के कहने पर उस पर टूट पड़े थे। वे कुछ कदम दूर रुक गए, चेहरे पर संकोच लिए। सबसे लंबा लड़का, चौड़े कंधे और छोटे भूरे बालों वाला, पहले बोला। अरे नोआह। नोआह पूरी तरह उनकी ओर मुड़ा। लड़के ने गला साफ किया। हम बस माफ़ी मांगना चाहते थे, कल रात जो हुआ उसके लिए। दूसरे ने जल्दी से सिर हिलाया। हम गलत थे,
किसी स्पेल टोकन के लिए किसी पर झुंड बनकर टूटना सही नहीं। तीसरे ने सिर झुका लिया। हमें माफ कर दो। नोआह ने बाहें मोड़ ली और उन्हें गौर से देखा। उनकी आवाज़ में कंपन नहीं था, आंखों में उपहास नहीं था, बस शर्म थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। माफ़ी कबूल है, मैं समझता हूँ। उनके चेहरों पर राहत फैल गई। उनमें से एक हल्का सा मुस्कुराया भी। वे सिर झुकाते हुए दूसरी मेज़ की ओर चले गए। आखिरकार नोआह और आर्लो अपनी सीट पर बैठ गए। आर्लो ने पास झुककर फुसफुसाया, देखो तो सही, स्टोन टियर का बड़ा आदमी बन गया है। नोआह ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसका मन उन लोगों पर था जिन्हें ऐसी व्यवस्था ने गढ़ा था, जहां नीचे वालों को एक दूसरे को नोचकर ऊपरी में से गिरा टुकड़ा हासिल करना पड़ता था। और जल्द ही वह उनमें से एक का सामना करने वाला था। बेन स्टैनली, वे मेरे असली विरोधी नहीं हैं, उसने अंततः कहा। वे तो बस इस माहौल की पैदाइश हैं। आर्लो ने भान चढ़ाई। तो अगर मुझे लोगों को बदलना है, नोआह की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई, तो मुझे माहौल बदलना होगा। 1